सीतापुर नाम का एक गांव था जहां हरि नारायण अपनी माँ और अपने पिता के साथ रहा करता था। हरि नारायण एक डाकिया था। हरि नारायण को प्राचीन चीजें जमा करना और उन्हें संभाल कर रखने का बड़ा शौक था। भाई रामदास, आज क्या लेकर आए हो इस कबाड़ खाने में जो मेरे काम का है? भैया, आप ही का इंतजार था। आज शहर में हमें एक कबाड़ टीवी मिला है, बस उसे लेकर आया हूँ। रामदास हरि नारायण को कबाड़ टीवी दिखने लगता है। टीवी बहुत पुरानी थी। इस टीवी का कोई उपयोग तो है नहीं, पर मैं इसे बनाकर अपने घर लगवा दूंगा। मेरे माँ पिता हमेशा घर पर ही रहते हैं, कम से कम कोई प्रोग्राम लगाकर वो देख तो पाएंगे। जी, मैं भी आपसे यही कह रहा था कि आप इसे ले जाइए। मैं इसे ले जा रहा हूँ, हिसाब में पैसे लिख लेना। हरि नारायण उस कबाड़ टीवी को लेकर अपने घर चला गया और पूरी रात जगकर उस टीवी को बनाने लगा। जैसे ही बिजली से टीवी जुड़ी, टीवी पर एक प्रोग्राम आने लगा। हमारे साथ देखिए वखरा नखरा ससुराल। हरि नारायण के माता पिता दोनों वहाँ पर आ गए। ये तो बड़ा अच्छा किया बेटा तुमने इसे लाकर। ए जी, चुप रहिए और फिल्म देखने दीजिए। आखिरी बार हमने शोले देखी थी, उसके बाद कुछ भी नहीं। सारा परिवार बैठकर टीवी देखने लगा। मेरा नाम है नगमा, मत लेना मुझसे पंगा। बताओ ये भिंडी कितनी की है? उतने में वहाँ पर एक बाइक वाला आया और नगमा के गले से उसका सोने का हार चुरा कर ले गया। नहीं, छोड़ो, अरे मेरे हार को छोड़ो, नहीं। ये तो वाकई अच्छी सीरियल है, बड़ा मजा आया इसे देखकर। आप दोनों देखिए, मैं जाकर बाजार से सब्जियां लेकर आती हूँ। जैसे ही विमला देवी बाहर सब्जी लेने गई, वहाँ पर एक बाइक वाला तेज रफ्तार से आया और विमला देवी के गले से सोने का हार लेकर चला गया। अरे ये क्या हुआ? चोर चोर चोर! मेरी सोने की हार लेकर भाग गया वो चोर। जब तक उसे कोई पकड़ता, वो बाइक वाला फरार हो गया। ये खबर सुनकर हरि नारायण ने कहा, कोई बात नहीं माँ, ये सब तो होते रहता है, तुम चिंता ना करो। मैं और मेहनत करूंगा और तुम्हें अच्छे सोने का हार लाकर दूंगा। इतना कहकर हरि नारायण सभी के घर चिट्ठियां देने चला गया। हरि नारायण सभी को उनकी चिट्ठियां देकर अपने घर चला गया और घर पहुंचते ही देखा कि पूरा परिवार बड़े आराम से टीवी देख रहा है। आइए हमारे साथ देखिए वखरा नखरा परिवार। जैसे ही हरि नारायण के पिता ने टीवी में देखा कि उस बूढ़े व्यक्ति का बटुआ एक बौना चुरा कर ले गया, ठीक वैसे ही हरि नारायण के पिता के साथ भी हुआ। ये क्या, मेरा बटुआ कहाँ है? मेरे पैसे कहाँ हैं? उसमें मेरे पूरे 6 महीने की कमाई थी। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? सुबह सुबह बिमला का सोने का हार चोरी हो गया और अब मेरा बटुआ। हरि नारायण के पिता ये बात जानकर हरि नारायण को बताते हैं। ये सब हो क्या रहा है हमारे साथ? जो हम टीवी पर देख रहे हैं वही चीजें हमारे साथ बीत रही हैं। सुबह हमने टीवी देखा कि सोने का हार सब्जी मंडी में चोरी हो गया और वैसा ही हुआ। और कुछ देर पहले हमने देखा कि एक बौना आकर बटुआ चुरा ले गया और ठीक वैसा ही हुआ। हाँ, ये टीवी ही हमारे लिए अपशगुन है। हमारा ऐसा हाल पहले कभी नहीं हुआ था जो अब हुआ है। ठीक है, अभी सब लोग शांति से सो जाएं। हम सुबह उठकर इस बात का पता लगाते हैं, सब ठीक हो जाएगा। सुबह उठते ही पूरा परिवार फिर से टीवी देखने लगता है। आइए और हमारे साथ देखिए वखरा नखरा परिवार। क्या चाहिए तुम सबको? मैंने कोई भी चोरी नहीं की, मैं बस एक साधारण सा डाकिया हूँ। तुमने जो भी मनी ऑर्डर किया था वो सब अपने पते पर पहुंच जाएगा, तुम चिंता ना करो। पिछले 1 हफ्ते से तुम यही कह रहे हो, अब तक हमारा मनी ऑर्डर क्यों नहीं पहुंचा? मैं सच कह रहा हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे जाने दो, मुझ पर विश्वास करो। उतने में हरि नारायण ने सुना कि कई लोग उसके घर के बाहर दरवाजे पर शोर कर रहे हैं। हरि नारायण अपने घर के दरवाजे की तरफ जाता है और देखता है गांव वाले ये कह रहे हैं कि हरि नारायण एक चोर है। ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? मैंने किसकी चोरी की है? मैं तो अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ।
झूठ बोलते हो, तुम एक बेईमान डाकिए हो। मेरे चाचा जी ने 2 हफ्ते पहले जो अनाथालय के बच्चों के लिए मनी ऑर्डर भेजा था वो मुझे आज तक नहीं मिला। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो तुम्हारे घर स्वयं मनी ऑर्डर देकर आया था। नहीं, ये बिल्कुल झूठा है, मेरी बात का विश्वास करो, हरि नारायण झूठ बोल रहा है। वैसे तो मैंने मनी ऑर्डर तुम तक पहुंचा दिया था, लेकिन पता नहीं तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। जहां तक पैसों की बात है तो मैं 5,000 अपनी जेब से भरने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें 2 हफ्ते का समय देता हूँ। इतना कहकर वो आदमी भीड़ के साथ वहाँ से चला गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा पिताजी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैं तुझसे कह रही हूँ ना बेटा कि जब से ये टीवी हमारे घर पर आया है तब से हमारे साथ कुछ न कुछ बुरा ही हो रहा है। बेटा, हमारे साथ जो भी घटनाएं घट रही है वो कोई साधारण घटनाएं नहीं है। वो टीवी हमसे जरूर कुछ न कुछ कहना चाहता है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा पिताजी। इस टीवी को जहां से तुम खरीद कर लाए थे, इसे वहां ले जाओ और पता लगाने का प्रयास करो कि ये टीवी किसका था। मुझे विश्वास है कि कोई ना कोई सुराग हमें जरूर मिलेगा। हमें इस झमेले में पड़ने की क्या जरूरत है? अरे इस टीवी को वहीं पर फेंकाओ जहाँ से लेकर आए थे। नहीं विमला, मुझे लगता है तुम समझने में भूल कर रही हो। ये टीवी तो दरअसल हमें भविष्य दिखा रही है। ये तो हमने सोचा ही नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हरि नारायण को इस टीवी के बारे में जरूर पता करना चाहिए। हरि नारायण टीवी को लेकर सीधा रामदास की दुकान पर चला गया। क्या बात है हरिराम, टीवी वापस क्यों ले आए? क्या ठीक से नहीं चल रही क्या? चल तो रही है रामदास जी, लेकिन जब से ये चला है हमारे ऊपर मुसीबतों के बादल मंडराने लगे हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? हरि नारायण ने रामदास को सारी घटना बता दी। अजीब बात है, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुम पर विश्वास करूं या ना करूं। मुझ पर विश्वास कीजिए रामदास जी, मेरे बताए हुए एक एक शब्द सही है। मुझे बस इतना बता दीजिए कि ये टीवी आपने कहां से खरीदा। वैसे तो मेरी दुकान पर काफी लोग अपनी पुरानी वस्तुएं लेकर आते जाते रहते हैं। किसी किसी का नाम और पता तो मैं लिख लेता हूँ और किसी किसी का नहीं लिख पाता। ये टीवी तो अपने गांव से कुछ फासले की दूरी पर लगा हुआ गुजियापुर गांव का है। अरे कुछ समय पहले गुजियापुर गांव सीतापुर गांव में ही आता था, लेकिन कुछ विवाद के चलते गुजियापुर गांव की सीमा अलग कर दी गई। मुझे याद है कुछ समय पहले मैंने ये टीवी वहीं किसी से खरीदा था, लेकिन किससे खरीदा था ये मुझे याद नहीं। ये तो तुम्हें खुद गुजियापुर जाकर ही पता लगाना पड़ेगा। हरि नारायण गुजियापुर गांव चला गया। हरि नारायण गुजियापुर में उस टीवी को लेकर वहाँ के लोगों से पूछताछ करने लगा। एक बूढ़ी स्त्री उस टीवी को देखकर बोली, अरे ये टीवी तो जमुना प्रसाद जी का है। तो फिर मुझे उसके घर का पता बता दीजिए। इस गांव में जो तुम्हें तालाब के किनारे घर नजर आ रहा है ना, वहीं पर रहते हैं वो। हरि नारायण उस टीवी को लेकर सीधा जमुना प्रसाद जी के घर पर चला गया। जमुना प्रसाद उस टीवी को देखकर चौंक गए। ये टीवी तो मेरा बेटा अमेरिका में जाने से पहले लाया था और कुछ समय पहले मेरे घर से चोरी हो गया था। मैंने इस टीवी को ना जाने कहां कहां नहीं ढूंढा। आपका ये टीवी मैंने एक पुरानी दुकान से खरीदा था, पर जब से मैंने ये खरीदा है तब से मेरे परिवार के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं। हरि नारायण ने सारी घटना जमुना प्रसाद को बता दी।
तो फिर ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम कितना सही बोल रहे हो। टीवी स्टार्ट करो। हरि नारायण ने टीवी स्टार्ट कर दी। माफ करना प्रीतम डाकिये, गलती मेरे चाचा की थी। उन्होंने जल्दबाजी में चिट्ठी पर गलत एड्रेस लिख दिया था और मैंने तुम्हारे ऊपर चोरी का आरोप लगा दिया। मैं गांव वालों के सामने अपनी गलती की माफी मांगता हूँ। अचानक टीवी बंद हो गया और हरि नारायण के कानों में कुछ गांव वालों की आवाज टकराई। गांव के लोग जमुना प्रसाद के घर के अंदर आ गए। मुझे माफ कर दो हरि नारायण, गलती मेरे चाचा की थी। दरअसल मेरे चाचा जी ने जल्दबाजी में चिट्ठी पर गलत एड्रेस डाल दिया था। मेरा मनी ऑर्डर मुझे अभी अभी मिला, इसीलिए मैं सारे लोगों को तुरंत तुम्हारे पास ले आया। मैं इन सबके सामने तुमसे माफी मांगता हूँ कि मैंने तुम पर शक किया। मुझे माफ कर दो। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि जो मैंने अभी अपनी आंखों से देखा वो सत्य है। लेकिन क्या कहूँ, आंखों देखे को झुटलाया भी तो नहीं जा सकता। लेकिन ये टीवी बंद क्यों हो गया? जैसे ही उन्होंने टीवी के स्विच को ऑन किया, टीवी की स्क्रीन के अंदर उन्हें उनका बेटा नजर आया। मुझे बचा लीजिए पिताजी, मैं कब से इंतजार कर रहा था कि आप अपने हाथों से इस टीवी के स्विच को ऑन करें। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा बेटा तो अमेरिका गया है। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, मैं कोई अमेरिका नहीं गया, बल्कि इस समय सिंदूर के समंदर में फंसा हुआ हूँ। स्क्रीन के अंदर सिंदूर जैसे दिखने वाले लाल समंदर में जमुना प्रसाद का बेटा फंसा हुआ था। लेकिन तुम सिंदूर के समंदर में कैसे फंस गए और ये क्या है? पिताजी, मैं अमेरिका जाने के लिए निकला ही था कि अचानक मेरी नजर गांव के बगल में एक बहुत ही पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे लेटे हुए एक साधु पर पड़ी, जिनके पास एक हीरे का कलश रखा हुआ था। उसे देखकर मेरे मन में लालच आ गया। जैसे ही मैंने उस कलश को चुराने की कोशिश की, अचानक साधु की आंख खुल गई और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया और मैं सिंदूर के समंदर में फंस गया। मैंने उनसे बहुत माफी मांगी, गिड़गिड़ाया। तब उन्होंने कहा कि तू सिंदूर के समंदर में ही कैद रहेगा, लेकिन तेरी आत्मा तेरी आखिरी लाई हुई वस्तु से जुड़ी रहेगी और तुझे इस सिंदूर के समंदर से वही व्यक्ति बाहर निकाल सकता है जो मन का सच्चा होगा और जिसके मन में दूसरों के प्रति दया होगी। मेरी लाई हुई आखिरी वस्तु यही टीवी थी पिताजी। तुम मुझे बताओ बेटा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? सिर्फ हरि नारायण ही मेरी मदद कर सकता है, क्योंकि गांव में सिर्फ यही है जिसके मन में दूसरों के लिए दया है। जमुना प्रसाद के बेटे की बात सुनकर गांव के सभी लोग चौंक गए। उन सभी की आंखों में अब हरि नारायण के प्रति सम्मान था। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बताओ, मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? इस सिंदूर के समंदर को देख रहे हो ना? अपनी आंखें बंद करके इसके बारे में सोचो। तुम स्वयं टीवी के अंदर खींचे चले आओगे। जमुना प्रसाद के बेटे के कहने पर हरि नारायण ने वैसा ही किया। कुछ देर बाद उसने जब आंखें खोली, सिंदूर के समंदर में जमुना प्रसाद के बेटे के साथ मौजूद पाया। मैं यहाँ पर आ तो गया हूँ, पर अब मैं तुम्हें यहाँ से बाहर कैसे निकालूं? ये तो मुझे भी नहीं पता। हरि नारायण किसी गहरी सोच में डूब गया। मैं समझ गया। उस साधु ने तुम्हें ये बताया था कि जो व्यक्ति मन का सच्चा होगा वो अपनी आंखें बंद करके सिंदूर के समंदर के बारे में सोचेगा तो वो सिंदूर के समंदर में स्वयं पहुंच जाएगा। अगर वही व्यक्ति अपनी आंखें बंद करके यहाँ से बाहर निकलने के बारे में भी सोचेगा तो बाहर शायद निकल सकता है। इतना कहकर हरि नारायण ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में वो दोनों टीवी स्क्रीन के बाहर खड़े हुए थे। तुम वाकई में बहुत अच्छे व्यक्ति हो हरि नारायण। गांव वालों की नजर में हरि नारायण के प्रति सम्मान और ज्यादा बढ़ गया। जमुना प्रसाद का बेटा अब श्राप से मुक्त हो चुका था। हरि नारायण अब खुशी खुशी अपने घर चला गया। कमलपुर नाम के एक शहर के पास एक समुंदर था। उस शहर में कुछ मछुआरे रहा करते थे जो मछली पकड़कर उन्हें बेचकर अपना घर चलाया करते थे। उसमें एक शातिर मछुआरा था, ओमकार नाम का। वो इतना चालाक था, सस्ती मछली भी वो महंगे दामों में बेचा करता था। उसी का एक दोस्त था, प्रदीप, जो बहुत ही भोला और शांत स्वभाव का था। लोग उसके भोलेपन का फायदा उठाने लगे। एक दिन प्रदीप चाय की दुकान पर खड़ा था। क्यों बे, यहाँ कब तक चाय पिएगा? मछली नहीं पकड़नी? मछली पकड़नी तो है, लेकिन अच्छी मछलियाँ गहरे समंदर में जाकर ही मिलती है।
और वहाँ भी कुछ मछुआरों का कब्जा है, तो हम कहाँ जाएं? अरे तुम तो हमेशा आलस और निठल्लेपन की बातें करते हो। आज चलो मेरे साथ, हम दोनों दोस्त मछलियाँ पकड़कर घर ले आएंगे। और दोनों दोस्त मछलियाँ पकड़ने समुद्र पर जाते हैं। बड़ी बड़ी लहरें चल रही होती है। समुद्र में तूफान आने के संकेत होते हैं। जैसे ही ओमकार और प्रदीप समुद्र के अंदर पहुंचते हैं, वहां उन्हें दो खूंखार मछुआरे मिल जाते हैं। अरे ये देखो, वहाँ से दो और मछुआरे आ रहे हैं। लगता है इन्हें भी मछलियाँ पकड़नी है, इसीलिए ये इतने गहरे समंदर तक आ गए हैं। हमें इन्हें यहाँ से भगाना होगा, वरना ये दोनों ही हमारी मछलियाँ ले जाएंगे। तुमने ठीक कहा, रुको अभी इन्हें मजा चखाते हैं। प्रदीप और ओमकार ने जैसे ही उन दोनों गुंडे मछुआरों को अपने पास आते हुए देखा, ओमकार समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। क्यों? तुम दोनों अगर यहाँ मछली पकड़ने आए हो तो क्या हम समंदर में घास छीलेंगे? नहीं नहीं भाई, घास क्यों छीलोगे? इतना बड़ा समंदर है, मछलियाँ ही पकड़ लेना। बहुत जबान चल रही है तुम्हारी। जानते नहीं हो कौन है हम? ये पूरा समंदर हमारा इलाका है। ओमकार ने यहाँ चतुराई के साथ जवाब दिया और कहा, अरे आप दोनों तो गुस्सा हो रहे हैं, ये तो कुछ भी बोलते रहता है। हम जितनी भी मछलियाँ पकड़ेंगे उसकी आधी हम आपको दे देंगे। इससे आप भी खुश और हम भी खुश। तुम हमें समझदार लगते हो। चलो, तुम्हारी समझदारी के कारण हम तुम्हें अपने साथ रख लेंगे, लेकिन इस लड़के को भगाओ यहाँ से, वरना इसकी नाव तोड़कर इसे हम समंदर में कहीं का नहीं छोड़ेंगे। उन मछुआरों की बात सुनकर ओमकार खुश हो गया। उन्होंने ओमकार को मछली पकड़ने की इजाजत दे दी। चलो जाओ तुम यहाँ से, वरना तुम्हारी वजह से ये मुझे भी मछली पकड़ने नहीं देंगे। चले जाओ यहाँ से। अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो मछली कहाँ पकड़ूंगा? मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। जाओ किनारे की तरफ जाकर पकड़ो और वहीं रहना। प्रदीप वहाँ से मायूस होकर चला जाता है। वहाँ जाकर उसे कड़ी मेहनत करने के बाद भी 4 मछलियाँ ही मिलती हैं। उन चारों मछलियों को लेकर वो बाजार में बेचने चला जाता है। वहीं बाजार में वो ओमकार को देखकर दंग रह जाता है। वो देखता है कि ओमकार के पास बहुत सारी मछलियाँ हैं। तुमने इतनी सारी मछलियाँ पकड़ ली? मुझे तो बस 4 ही मिली। आज इसी से गुजारा करना होगा। खैर, मेरी तो बात ही कुछ और है। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ थोड़ी हूँ। उस दिन उन चारों मछलियों को बेचकर प्रदीप घर जाकर सो जाता है। अगले दिन फिर प्रदीप अपना जाल लेकर नाव से मछली पकड़ने गहरे पानी में चला जाता है। उस दिन समुद्र में तूफान आया और जोर से बारिश हो रही थी। ज्यादा तूफान और जोखिम की वजह से समुद्र खाली था, लेकिन अपने परिवार को पालने के लिए प्रदीप जोखिम उठा लेता है। अगर मैंने आज भी मछली नहीं पकड़ी तो गड़बड़ हो जाएगी। कैसे भी करके आज मछलियाँ पकड़नी है मुझे। गहरे समुद्र में जाने पर बहुत जोर से तूफान उसकी तरफ आने लगा और देखते ही देखते तूफान ने प्रदीप के नाव को अपनी चपेट में ले लिया। लगता है मेरी नाव पलट जाएगी। हे भगवान, हे भगवान! आ, 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 आ। समुद्र के तूफान खत्म हो जाने के बाद जब प्रदीप की आंखें खुली तो वो दंग रह गया। उसने देखा कि वो किसी अलग ही दुनिया में है। पूरा समुद्र उसे शहद का दिखाई दे रहा है। मोटी मोटी मछलियाँ समुद्र में तैर रही है। ये मेरे साथ क्या हो गया? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? मेरी नाव कहाँ है? प्रदीप अपनी नाव के पास जाता है और समुद्र से खूब सारी मोटी और तंदुरुस्त मछलियाँ पकड़ लेता है। यहाँ तो खूब सारी मछलियाँ हैं और सभी मछलियाँ बड़ी बड़ी और एकदम तंदुरुस्त। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। प्रदीप सारी मछलियाँ लेकर बाजार में बेचने जाता है। वहीं उसे ओमकार नजर आता है, जिसकी टोकरी में सिर्फ 4 ही मछलियाँ होती है और प्रदीप की टोकरी पूरी मछलियों से भरी हुई रहती है। ताजा ताजा मछलियाँ, सस्ते में मछलियाँ। हाँ, और ये वाली कितने की थी? और ये कितने की है? अच्छा,
कुछ ही मिनट में प्रदीप अपनी सारी मछली बेच देता है। ओमकार को ये बात हजम नहीं होती, लेकिन कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। प्रदीप हमेशा मीठे समुद्र में जाता है और मछलियाँ पकड़कर बेचता है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत गए। ओमकार ने एक दिन जलन के मारे प्रदीप का समुद्र में पीछा किया। प्रदीप रोज की तरह मीठे समुद्र में जा ही रहा होता है कि तूफान आ गया और ओमकार की आंखें ये देखते ही दंग रह गई। प्रदीप को तूफान में जाता देख ओमकार भी उसी तूफान में चला गया। कुछ ही देर में दोनों मीठे समुद्र में पहुंच गए। अच्छा, तो ये है तुम्हारे ज्यादा मछली पकड़ने का राज। यहाँ से तुम अमीर हो रहे हो और लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। तुम यहाँ कैसे? चले जाओ यहाँ से। इस समंदर को मैंने ढूंढा है। चले जाओ और एक भी मछली छूना मत। अरे बेवकूफ, तुम मछलियों के पीछे पड़े हो। यहाँ देखो, इतने सारे शहद और मीठे शक्कर के पत्थर पड़े हैं। अगर मैं इन्हें बाजार में बेचूंगा तो माला माल हो जाऊंगा। क्या मतलब? जरा ध्यान से देखो, इस जगह तुम्हें जो भी चीज नजर आ रही है, ये सब मछली से ज्यादा महंगे और खूब सारे हैं। अगर मैं इन्हें एक बार में ले जाकर बाजार में बेच दूं, सारी उम्र मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन तुम लालच कर रहे हो। मछलियों से हमारा व्यापार अच्छा चल जाता है। खामखा हम इतनी लालच क्यों करें? तुम चुप रहो और अपना काम करो। प्रदीप की एक ना सुनकर ओमकार शहद और सारी चीजें लूटने लगता है कि उतने में ही वहाँ बहुत सारी मधुमक्खियाँ आ जाती है और उसे शहद और मीठे समुद्र को लूटता देख उसे काटने लगती हैं। अरे बचाओ, अरे बचाओ, हे भगवान बचाओ, बचाओ। प्रदीप उसी समय अपने आप को छुपा लेता है और ओमकार को देखकर हंसने लगता है। लो, ये लो लालच का नतीजा। मिल गया ना प्रसाद तुम्हें, और बनो अमीर। इसी के साथ मीठे समुद्र की मदद से प्रदीप मछलियाँ बेचकर अमीर हो जाता है। ओमकार को उसकी लालच की सजा मिल गई थी और प्रदीप और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगे।